यहाँ पे यहाँ पे हमारे जितने भी क्या कहते हैं पार्टिसिपेंट्स हैं, नए पार्टिसिपेंट्स और पुराने पार्टिसिपेंट्स और हमारी जो पूरी ज़ेडएक्सियन फैमिली है, स्पेशली जो मार्केटिंग फैमिली है, उन सबको फ्रॉम द डीप ऑफ माय हार्ट, कोर ऑफ माय हार्ट मैं बहुत ज़्यादा वेलकम करता हूँ। तो अभी मैंने मतलब शुरू से ही मैं इसमें अभी देख रहा था चीज़ें। सबसे पहले जो है वो एक बहुत ही क्या कहते हैं मोटिवेशनल किस्म की जो है एक वीडियो दिखाई गई और उसके अंदर मैंने देखा कि किस तरीके से जो है वो एक छोटी बच्ची जो है वो अपने भाई के लिए या जो चीज़ उसके दिमाग में उतार दी गई, वो उसके लिए जो है वो अप्रोच करती है और उसके लिए वो एक स्ट्रगल करती है कि इसको मैं कैसे अचीव कर सकती हूँ। तो ये और वाक़ई जो उसका जो कन्क्लूज़न था उस वीडियो का वो भी मुझे बड़ा अच्छा लगा क्योंकि वाक़ई अगर हम देखें तो हर इंसान के अंदर और हर क्या कहते हैं ह्यूमन बीइंग के अंदर एक जो है वो छोटा बच्चा होता है और वो एक दूसरी सोच में रहता है और बाकी अगर हम इसको कभी भी जब कोई भी ऐसा हो कि गिव अप का एक टाइम आता है तो वाक़ई हम इस तरीके से सोचते हैं कि अगर मैं इस स्टेज पे होता तो क्या करता? तो इसी तरह की बहुत सारी स्टेजेस हर प्रोजेक्ट में होती हैं और हर प्रोजेक्ट प्रोजेक्ट में आती हैं और उसी से जो है वो लोग निकल के आगे बढ़ते हैं और बहुत सारे हमारे पास इसमें एग्ज़ाम्पल्स भी हैं, ठीक है? और इसमें जो है वो मैं सबसे जो बड़ी एग्ज़ाम्पल है वो जो मैं उन अचीवर्स की बात बताऊँगा आपको जो जो अपनी लाइफ़ में एक बहुत ही लेट स्टेज में जो है उन्होंने बहुत बड़े-बड़े जो काम हैं या बहुत बड़े-बड़े जो माइलस्टोन हैं, वो अचीव करे। इनफैक्ट अगर मैं एग्ज़ाम्पल्स लेना शुरू करूँ तो हमारे पास सबसे जो बड़ी एग्ज़ाम्पल है वो केएफसी की है। केएफसी यहाँ पे मुझे पता है सब लोग वाकिफ़ हैं, केएफसी को सब जानते हैं, एक बहुत ही बड़ी मल्टीनेशनल फूड चेन है और केएफसी के जो क्या कहते हैं फाउंडर थे, उनको बड़ी लेट लेट स्टेज में जो है ये अचीवमेंट हुई थी और उसके बाद वो अपनी पूरी फैमिली के लिए और फिर ये इसको तो ये कहना चाहिए कि पूरी पीढ़ियों के लिए और नस्लों के लिए जो है वो अपना ये काम करके चले गए और अभी केएफसी को हम सब जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड एक मिलियन मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री बन गई है। तो मतलब इस तरीके मगर उनकी जो एक ये अचीवमेंट थी वो अप्रॉक्सिमेटली 62 इयर्स की एज में जो है ये उनको ब्रेक थ्रू मिला था, जो केंटकी फ्राइड चिकन का था। तो ये हमारा पहला जो वो है एग्ज़ाम्पल है और बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल है, ठीक है? इसको जो है वो हम लोग मतलब अपने उसमें ला सकते हैं। तो इसके बाद जो है वो इसी तरह और भी एग्ज़ाम्पल्स हैं। अब इसके अंदर मतलब काफ़ी लोग जानते होंगे जेके रॉलिंग, हैरी पॉटर की जो राइटर हैं, उनको बहुत ज़्यादा जगहों पे मैं ये कहूँगा कि मतलब अ, एक्सट्रीम एक हो गया था कि उनका जो ये क्या कहते हैं पूरा एक नॉवल राइट किया था उन्होंने उसकी पब्लिशिंग के लिए जितने भी पब्लिशिंग हाउस में वो गई थी, तो वो उनको वहाँ से कोई भी पॉजिटिव फीडबैक नहीं मिला और उन्होंने जो है वो बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, रिफ्यूज़ कर दिया। तो रिजेक्शन इज़ द की। उस रिजेक्शन के बाद उनके अंदर भी वही एक छोटी-सी बच्ची या छोटा-सा बच्चा था, जिसने हार नहीं मानी। उसने कहा नहीं मैं ये चमत्कार जो है या ये मिरेकल जो है वो मैं अचीव करके रहूँगी और ये माइलस्टोन मेरा है और मैंने ये करना है। तो यानी अगर उस टाइम पे शायद वो हार मान जाती हैं, तो हो सकता है कि हमारे पास इतने बड़ा जो है वो राइटर नहीं आता और शी इज़ नाउ अ बिलियनेयर और वो भी एक बिलियनेयर बन चुकी हैं फ्रॉम दीज़ नॉवेल्स और जो उन नॉवेल्स को जो फ़िल्मों में उतारा गया और उसके बाद तो इसके बाद जो हमारे पास तीसरी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है वो है जैक मा। जैक मा को हम सब जानते हैं, अली बाबा हमारे सामने, ठीक है? उनको भी बहुत ही लेट एक जो है वो अचीवमेंट मिली मगर उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और इनफैक्ट हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से मेरे ख्याल है अप्रॉक्सिमेटली 31 टाइम्स उनका रिजेक्शन हुआ था कि हम आपको एडमिशन नहीं दे सकते। और उसी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने उनको स्पेशलाइज़्ड टॉप कैटेगरी पीएचडी भी दी। मतलब एक ऐसा टाइम भी आया। यानी जहाँ पे एज़ अ स्टूडेंट उनका रिजेक्शन हुआ था, उसी ने सबसे स्पेशलाइज़्ड पीएचडी की डिग्री इन बिज़नेस उनको दी। तो व्हाई? बिकॉज़ ही हैज़ डन वन ऑफ द टॉप ल्यूक्रेटिव और उसको कहना चाहिए मॉनेटरी इन टर्म्स ऑफ जो मनी है, 25 बिलियन डॉलर का उन्होंने आईपीओ अलीबाबा का किया था। अलीबाबा का जिस वक़्त आईपीओ हुआ था, उस वक़्त तक का वो सबसे बड़ा आईपीओ था एक्चुअली अगर देखा जाए। और अगला जो अभी वो होने वाला था, जो कि किसी भी वजह से पोस्टपोन हो गया, जो लास्ट ईयर एंड फाइनेंशियल्स जो उनकी कंपनी है,
वो कर रहे थे, तो दैट वाज़ $35 बिलियन, बट ड्यू टू सम कॉन्फ्लिक्ट्स उसको जो है वो जनवरी में होना था इसी साल, और उसको जो है वो पोस्टपोन कर दिया गया ड्यू टू सम रीज़न। बट द पॉइंट इज़ कि रिजेक्शन इज़ द की, रिजेक्शन, क्योंकि फेलियर और सक्सेस के बीच में एक बहुत ही थिन लाइन होती है, और मेरे ख्याल से वो रिजेक्शन ही की शायद होती है, और रिजेक्शन कह लें उसको या करेक्शन कह लें, तो वही एक होती है, और उसके बाद या तो हम बहुत ज़्यादा बीइंग अ ह्यूमन बीइंग फॉल कर जाते हैं, और या फिर बहुत ज़्यादा बाउंस बैक कर जाते हैं। बाउंस बैक की टर्म बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे रिलेटेड एक छोटी-सी इन्फॉर्मेशन है, जो हम थोड़ी देर में शेयर करेंगे। तो आज का जो हमारा ये सेशन है, टेक्निकल सेशन, उसमें हमारे जो जज जी हैं, उनकी थोड़ी-सी तबीयत अपसेट है, तो वो यूजुअली हमें क्या कहते हैं, पूरा जो प्रेज़ेंटेशन पिच है, स्पेसिफिकली जो प्लान की पिच है, वो बताते हैं। तो और मैं जो है वो आपको फंडामेंटल जो पिच है वो थोड़ी-सी अभी आपको बताऊँगा। तो जैसा कि हमने इनिशिएट किया था, और नवीन शर्मा जी ने बताया भी था कि 35 प्लस प्लेटफ़ॉर्म्स के साथ जो है वो हमारी इंटीग्रेशन है, और हमारी क्या कहते हैं, लिस्टिंग पार्टनरशिप है, उसको लिस्टिंग कह लें, उसको पार्टनरशिप कह लें, क्योंकि लिस्टिंग भी कोई इतना ईज़ी नहीं होता है, उसका भी एक केवाईसी प्रोसेस है। उसके बाद एक ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है, जिसके अंदर यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र भी आ रहा होगा कि हमारे साथ बहुत सारे पार्टनर्स हैं, और बहुत सारे वो हैं क्या कहते हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, और बहुत ही अच्छे और बड़े कॉर्पोरेट इंस्टीट्यूशंस भी हैं, और बहुत ही अच्छे और बड़े जो है वो टेक्निकल इंस्टीट्यूशंस भी हैं। स्पेसिफिकली ब्लॉकचेन को अगर लेके देखा जाए, ब्लॉकचेन एसेट्स को लेकर अगर देखा जाए, क्योंकि ज़ेडएक्सी एसेट्स इज़ बैक्ड बाय ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम, और ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम को अगर पूरा अगर हम नोटिफ़ाई करें, तो ज़ेडएक्सी जो वो है एक्सचेंज ऑफ फाइनेंस, वो उसके बहुत सारे ऑपरेशंस हैं, और उसी से रिलेटेड जो है वो हमारा एक्ज़ेटफल टोकन भी है। तो उसी से रिलेटेड जो है वो हमारी सारी ये लिस्टिंग्स और पार्टनरशिप्स और प्लेटफ़ॉर्म पार्टनरशिप्स हैं। इसके अंदर 2-3 पार्टनरशिप्स, क्योंकि हम बहुत सारी चीज़ें आईपीओ हो गया या इस तरीके की टेक्निकल सेशन कर चुके हैं। आज थोड़ा-सा टेक्निकल सेशन हम करेंगे, पार्टनरशिप्स क्यों होती हैं और इनका फ़ायदा क्या है, और फ्यूचर में भी जो होने जा रही हैं। तो फ्यूचर में हमारी बहुत सारी और भी पार्टनरशिप्स होने जा रही हैं। अभी हमने जो है वो कुछ चीज़ें ड्यू टू द पैंडेमिक सिचुएशन एज़ वेल एज़ कि हमारी जो इंटरनल डेवलपमेंट चल रही है, उन उन प्रोसीजर्स की वजह से थोड़ा-सा उसको हमने क्या कहते हैं, रोका हुआ है। तो यहाँ पे हम शुरुआत करेंगे, तो हमारी सबसे पहली जो कस्टोडियन एसईसी कंप्लायंट पार्टनरशिप है, वो बिडगो के साथ है, और ये अभी की नहीं है। ये अक्टूबर 2017 से हमारी पार्टनरशिप है, ठीक है? जो हमने इनिशिएट करी थी, और इसका जो एग्रीमेंट है वो 2018 से है हमारा। तो बिडगो जो है वो इस वक़्त राइट नाउ करंटली जब व्हाइल वी आर टॉकिंग एट दिस मोमेंट दुनिया का सबसे बड़ा जो है वो कस्टोडियन सर्विसेज प्रोवाइडर है फॉर क्रिप्टो एसेट्स, और ये इतना बड़ा है कि इसने किंगडम ट्रस्ट को भी ले लिया ग्रेजुअली। और ये जब इन्होंने इनिशिएट किया था, क्योंकि दीज पार्टनरशिप्स आर वन ऑफ द एग्जांपल्स एज वेल फॉर अस, और इट क्योंकि ये एक चेन रिएक्शन है जो कि आगे बढ़ रहा है। इन्होंने भी 2014 में जो है वो अपना ऑपरेशन शुरू किया था। उस वक्त इनका भी ऐसे ही था कि वहाँ पे कोई भी इनको नहीं जानता था, और ये जो कस्टोडियन सर्विसेज हैं इसको कोई लिंकेज जो है होती नहीं थी। तो ग्रेजुअली एक एक्सचेंज से दूसरा, फिर तीसरा, और इस तरह के बड़े-बड़े एक्सचेंजेस जो है वो उनके साथ उन्होंने पार्टनरशिप करी, और आज इस वक़्त जो है वो मल्टी बिलियन डॉलर की ये भी एक इंडस्ट्री बन गई है। और इसके अंदर एसेट्स जो हैं वो मोर देन $50 बिलियन के एसेट्स जो हैं वो इसकी कस्टोडियन सर्विसेज बिडगो प्रोवाइड करता है टू डिफरेंट एक्सचेंजेस एज़ वेल एज़ इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स और इंस्टीट्यूशंस। इंस्टीट्यूशंस में बहुत बड़े-बड़े नाम हैं जो बिडगो के साथ हैं। तो इस सब वन ऑफ द प्राउड, इसका भी एक बड़ा डिटेल ड्यू डिलिजेंस का प्रोसीजर था आफ्टर साइनिंग द एग्रीमेंट, और वो हमने पूरा, और उसमें बड़ी टेक्निकल क्लासिफिकेशन और क्लासिफाइड किस्म की इंफॉर्मेशन होती है, जो कि ओनर्स के साथ डिस्कस की जाती है, ठीक है? और वो है, तो बिडगो एक हमने, और ये एसईसी कंप्लायंट है, सिक्योरिटीज एक्सचेंज कमीशन कंप्लायंट है, और वन ऑफ द स्टेट ऑफ द यूएस से ये बाकायदा पूरा का पूरा जो है वो लाइसेंस और रजिस्टर्ड है। इसके बाद बहुत सारे और भी यहाँ पे आपको नज़र आ रहे होंगे जो जो पार्टनरशिप्स हैं। इस वाले पेज के बाद जो है वो हम, क्योंकि ज़्यादातर जो है वो लिस्टिंग है या थर्ड पार्टी डाटा एग्रीगेटर्स हैं, जिसमें कॉइन मार्केट कैप और कॉइन गेको वगैरह है। यहाँ पे हम लोग अपीयर्ड हैं, ठीक है? और बाकी जो है वो इंडिपेंडेंट एनालिटिक्स एंड रेटिंग साइट्स हैं। मगर जो सबसे इम्पोर्टेंट जो पार्टनरशिप हैं वो नेक्स्ट पेज पे हैं, और क्योंकि उसमें प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, कॉर्पोरेट क्या कहते हैं, रैंकिंग प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, और स्पेशली जो एपीआई और इंटीग्रेशंस के प्लेटफ़ॉर्म है। इसमें जो सबसे पहली है वो क्रंचबेस है। क्रंचबेस एक कॉर्पोरेट रैंकिंग सिस्टम में नंबर 1 वेबसाइट है, और नंबर 1 कॉर्पोरेट रैंकिंग सिस्टम में जो है वो प्लेटफ़ॉर्म है।
और इसका भी एक बाकायदा एक ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस है और उसके अंदर हम वहाँ पर हैं। और बीइंग एन अर्ली क्या कहते हैं कंपनी विद रिस्पेक्ट टू द एक्सचेंज, हम हैं वहाँ पर आफ्टर ड्यू डिलिजेंस, और उसमें हम लोग की भी इंफॉर्मेशन है। इसके अलावा जो हमारे जो वन ऑफ द की सीड इन्वेस्टर अगर हम कह लें, तो वो हमारे जो नवीन शर्मा जी और उनकी टीम है, तो इनकी भी अपीयरेंस है। तो जो की ये क्योंकि जो बात करी जा रही है कि हम, एक तो ये चीज़ है कि हमारे एक पूरा एक इकोसिस्टम है, ठीक है? उसके बाद जो है वो हमारा एक सॉफ्टवेयर है, उसमें जो भी आता है उसको बाकायदा पूरा का पूरा जो है वो सर्टिफ़िकेट और ये सारी चीज़ें मिलती हैं। दैट इज़ वायबल, दैट इज़ देयर। बट द पॉइंट इज़ कि हम जो है वो सब काम, और ये यहाँ पे जितने भी पुराने लोग हैं वो ये बहुत अच्छी तरह जानते हैं कि हम हर चीज़ जो है वो पूरे टेक्निकल एनालिसिस के साथ दिखा के करते हैं। अगर हमें आईपीओ करना है तो हम आईपीओ क्यों कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं, ये हम दिखा चुके हैं। आईपीओ के क्या बेनिफिट्स हैं, जिसने किया उसने क्या अचीव किया, ये हम दिखा चुके हैं और लाइव दिखा चुके हैं कि हाँ, कैसे हुआ था और कैसे उन्होंने विदिन द टाइम पीरियड ऑफ 5 टू 6 मंथ्स $125 मिलियन का टारगेट अचीव कर लिया। ओवर सब्सक्राइब आईपीओ हो गया उनका। यानी ह $117 मिलियन का आईपीओ था, जो $125 मिलियन पे आज खड़ा हुआ है। और वो ये अगस्त 2020 में शुरू हुआ था और मार्च 2021 में वो ऑलरेडी क्लोज़ करके ये सारी चीज़ें कर चुके थे। और 2-3 डिफरेंट एक्सचेंजेस पे उन्होंने ये आईपीओ किया, नैस्डैक एंड देन टोरंटो। आई थिंक लंदन में भी उन्होंने एक शायद कर दिया था, इनिशिएट किया था। बट फ्रॉम 2 एक्सचेंजेस उन्होंने ये टारगेट अचीव करी एंड प्राइवेट प्लेसमेंट फ्रॉम। तो हम ये सारी चीज़ें लाइव थर्ड पार्टी लिंक्स के साथ दिखाते हैं और ये बताते हैं कि इनकी क्या एक्चुअली बेनिफिट्स हैं और क्या फ्यूचर प्लानिंग है, जो ज़ेडएक्सी इकोसिस्टम की है, वो किस तरीके से अचीव हो सकती है। तो ये क्रंचबेस एक बहुत ही ज़रूरी प्लेटफ़ॉर्म है। इसके बाद जो प्लेटफ़ॉर्म है, मैं जो जो बताना चाहता हूँ, जो हमने अभी एक वीडियो देखी थी जिसके अंदर थोड़ी-सी प्लान की प्रेज़ेंटेशन भी बताई गई थी। उसके अंदर वी आर वन ऑफ द टॉप 4533 अर्ली वैलिडेटर्स ऑफ कंसेंसस स्केल इकोसिस्टम। कंसेंसस का जो स्केल का सिस्टम है, इसके बारे में हमने टेक्निकल ये कोई, मैं इसमें वो नहीं कह रहा हूँ कि ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस है। इस इट्स नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। अक्टूबर 1 2020 में कंसेंसस का स्केल का जो है वो लॉन्च हुआ था, द फर्स्ट ईपॉच। ये थोड़ी-सी टेक्निकल टर्म्स हैं और उस फर्स्ट ईपॉच से पहले जो रजिस्ट्रेशन थी, वो अगस्त और सितंबर 2020 में हुई थी और उसमें जो अप्लाई किया था, देयर वर मोर देन 100,000 डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंडिविजुअल्स जिन्होंने अप्लाई किया था। आउट ऑफ दोज़ 4533 वर सिलेक्टेड एज़ पर द बेस, जो चीज़ें होनी थी। उनमें से एक जो है वो हम ज़ेडएक्सी वाज़ अ पार्ट ऑफ इट और इसका हमने पहला टेक्निकल सेशन सितंबर 2020 में करा था और ये टेक्निकल सेशन हमारा जो है वो थर्ड पार्टी यूट्यूब लिंक्स पे अवेलेबल भी है। उस सेशन में हमने स्केल की पूरी वो बताई थी, क्योंकि किस तरीके से वो बहुत सारी जो इस वक़्त करंट इकोसिस्टम है, जो ब्लॉकचेन का इकोसिस्टम है, उसमें स्केलेबिलिटी एक बहुत बड़ा इश्यू है, उसको रिज़ॉल्व कर रहा है। इसके अलावा फ़ीस है, क्योंकि उस वक़्त डिफाई के बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म्स आ रहे थे, उसकी वजह से बहुत सारा जो नेटवर्क कंजेस्शन है वो हो रहा था, फ़ीस हाई हो गई थी और उसी के साथ-साथ जो है वो इंटरऑपरेबिलिटी के जो है वो इश्यूज़ चल रहे थे। सबसे बड़ा मसला स्केलेबिलिटी का था। तो लेयर 2 सॉल्यूशन है स्केल का और ये हम कर रहा था और इसी के बेस पे हमारे बहुत सारे यूज़र्स जिन्होंने उसको देखा था, उसकी उस बेस पर जो है वो स्केल का उन्होंने इन्वेस्टमेंट भी करी थी एंड इन मार्च 2021 स्केल वेंट अप टू $22, यानी कि $1 और 20 सेंट्स तक गया था वो। और जो इनिशियली जिस वक़्त हमने ये करा था, मैसेज दिया था कि स्केल विल बी वेरी फिज़िबल इन द करंट फ्यूचर और द कमिंग फ्यूचर, उस वक़्त वो 3 और 5 सेंट के बीच में था। So that was approximately 35 times, 35x। तो 35x एक चीज़ जो कि हमें नज़र आ रही है कि टेक्नोलॉजी, हम टेक्निकली बात कर रहे हैं इस वक़्त, टेक्निकल एनालिसिस करते हुए कि वो इतना बेनिफिट दे सकती है किसी इकोसिस्टम को, ठीक है? तो अगर वो हमें नज़र आ रही थी तो हमने वो बताया था और हमने कहीं पे भी ये एडवाइस नहीं दी थी और आज भी नहीं दे रहे हैं कि उसको परचेज़ किया जाए। हमने सिर्फ़ ये बताया था कि वो कितना ज़्यादा एक बेनिफिट पहुँचा सकता है, एक बेनिफिट दे सकता है और करंट जो प्रॉब्लम है उसका एक सॉल्यूशन प्रोवाइडर बन सकता है, बीइंग अ लेयर 2 सॉल्यूशन प्रोवाइडर टू इथेरियम इकोसिस्टम। तो ये तो पहला था जो हमने दिया था और उसके बाद जो है वो ज़ाहिर-सी बात है, एक वैल्यू जनरेशन भी हुई उसकी और बहुत सारे लोगों ने उसमें स्टेकिंग में भी गए, वैलिडेटर्स भी बने। तो वी वर वन ऑफ द टॉप 4533 अर्ली डेलीगेटर्स एंड वैलिडेटर्स ऑफ स्केल प्रोग्राम। कंसेंसस से ही रिलेटेड जो दूसरा हमारा ईथ 1 से ईथ 2 का प्रोग्राम था,
जो कि अभी एक वीडियो प्रेजेंटेशन में दिखाया भी गया। तो ईथ 1 से ईथ 2.0 की जो क्या कहते हैं पैराडाइम शिफ्ट है वो क्यों हुई? दिस इज अ वेरी वैलिड क्वेश्चन कि ये क्यों हो रहा है। कि अब इथेरियम एक चेन बन गई है और वो पब्लिक ब्लॉकचेन है, उसमें माइनर्स हैं, उसमें डेवलपर्स हैं, ठीक है, उसमें फाउंडेशन है, एवरीबॉडी इज देयर, एवरीबॉडी इज हैप्पी, माइनिंग हो रही है, सब कुछ हो रहा है। तो ये एकदम से इतना ज्यादा पहले उन्होंने शुरू करा कैस्पर, कैस्पर से गए प्लाज्मा, प्लाज्मा से जो है वो ये ईथ 1 से ईथ 2.0 आ गया। ये सब करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसकी ज़रूरत इसलिए पड़ी कि कोई भी टेक्नोलॉजी जब आती है, इंक्लूडिंग अगर हम पूरी ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात करें, तो एक ये मैच्योरिटी का लेवल जो है वो उस तरफ ये रीच करती है। तो कोई भी टेक्नोलॉजी हो वो इनिशियली इतनी ज़्यादा मैच्योर नहीं होती है, उसको बना के जो है वो एज़ एन एमवीपी जिसको मिनिमम वायबल प्रोडक्ट कहते हैं, तो वो दिया जाता है। तो उसके बाद उसके जो कॉन्सिक्वेंसेज़ हैं या उसमें जो फीडबैक्स हैं या उसमें जो बग्स हैं या जो लूप होल्स हैं उनको फिक्स किया जाता है। तो इसी तरीके से जो जब इथेरियम को 2015 में इथेरियम जब लॉन्च हुआ था, तो उसके बाद बहुत सारे बग्स थे जिनको इन्होंने ग्रेजुअली जो है वो फिक्स किया और उसके बाद जो जो अभी जो लेटेस्ट उनकी वो थी ड्यू टू द स्केलेबिलिटी एंड माइनिंग मोनोपोली उसके लिए उन्होंने जो है वो एक सिस्टम निकाला कि हमें जो है वो प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाना चाहिए क्योंकि प्रूफ ऑफ वर्क बाय इटसेल्फ इज वेरी एक्सपेंसिव थिंग इन्वायरमेंटली भी ठीक है और उसको अगर मनी वाइज देखा जाए तो वो भी और उसके अलावा और भी बहुत सारे जो है वो उसके ड्रॉबैक्स हैं प्रूफ ऑफ स्टेक की तरफ जाने का जो मकसद था वो ये था कि जो माइनिंग मोनोपोली है विच इज कॉल्ड 51% अटैक इसको किसी भी तरह जो है वो रिड्यूस किया जाए ठीक है तो उसकी रिडक्शन के लिए जो है वो उन्होंने ग्रेजुअली ईथ 1.0 से 2.0 की तरफ आए विच इज गिविंग अस द स्केलेबिलिटी एज वेल मच मोर सिक्योरिटी ठीक है और जितने भी अभी स्टेक होल्डर्स हैं इथेरियम 2.0 में वो और पूरी इथेरियम ऑर्गेनाइजेशन वो मिलकर इस पूरे नेटवर्क को सिक्योर कर रहे हैं तो दैट वाज द रीजन फ्रॉम इट्स अ पैराडाइम शिफ्ट ये सिर्फ ईथ 1.0 से 2.0 नहीं है और इसको जो है वो अप्रोक्सीमेटली अगर देखा जाए तो पूरे सिस्टम को ग्रेजुअली शिफ्ट होने में फ्रॉम प्रूफ ऑफ वर्क टू प्रूफ ऑफ स्टेक अप्रोक्सीमेटली 2 इयर्स का टाइम फ्रेम लगेगा सही है और विच हैज बीन स्टार्टेड द प्रोसेस हैज बीन स्टार्टेड लाइक कपल ऑफ मंथ्स अगो तो ये एक वैल्यू जनरेशन थी जिससे इथेरियम की वैल्यू $350 से 4000 समथिंग डॉलर तक चली गई तो ये भी ईथ 1 टू 2.0 का हम लोग जो है ना बताया था और ये भी दिखाया था हम सिर्फ टेक्निकल एनालिसिस देते हैं हम कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं देते हैं बट द पॉइंट इज द टेक्निकल एनालिसिस आर मच मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू द फंडामेंटल एनालिसिस अभी जो मार्केट चल रही है मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोग जो है वो मार्केट से इस वक्त क्या कहते हैं नो हाउ रखते हैं बिकॉज द रीजन इज दैट राइट नाउ इट्स अ वेरी डीप करेक्शन गोइंग ऑन और मतलब उसकी बहुत सारी रीजंस हो सकते हैं हम रीजंस की डिटेल में नहीं जाएंगे तो ये हमारा जो था वो मैं अभी आपको बताऊंगा जो करेक्शन है वो उसको हमने एनालाइज किया है और इस पे हम लोग कुछ हमारा एक ग्रुप है वो वर्किंग भी कर रहा था वो मैं आपको एनालिसिस अभी थोड़ी देर में दिखाऊंगा अभी तो कंसेंसस के हमारे ये 2 प्रोग्राम हैं और अभी एक और तीसरा प्रोग्राम है जिसके लिए हमारा अभी डिस्कशन चल रहा है और वी माइट बी प्राउड टू बी अ पार्ट ऑफ इट टू और उसमें जो है वो अभी हमारा आप ये कह सकते हैं 50 टू 60% डिस्कशन कंप्लीट हुए क्योंकि वंस वी विल साइन सम सॉर्ट ऑफ एनडीए और एग्रीमेंट देन वी विल अनाउंस इट तो हम उसके बाद ही अनाउंस करते हैं और दिखा के अनाउंस करते हैं हमने अपने पुराने प्रोग्राम भी दिखा के अनाउंस किए थे द सेकंड वन इज लिस्ट लिस्ट इकोसिस्टम जो है वो ऑलरेडी डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक पे है और लिस्ट इकोसिस्टम का बीइंग एन एम्बेसडर फॉर मीना रीजन पूरे मिडिल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन में और हमने दुबई में इंट्रोड्यूस कराया था लिस्ट को तो लिस्ट इकोसिस्टम जो है वो 12 सेंट की वैल्यू जब ये लॉन्च हुआ तो खैर 10 सेंट पे था जब मैंने ज्वाइन किया था तो अप्रोक्सीमेटली 12 सेंट की वैल्यू से लिस्ट इकोसिस्टम इन द मंथ ऑफ दिसंबर 2017 एंड जनवरी 2018 it was around $35 so that was a 3000% like I can say 300x actually 30,000% तो 300x यानी 12 सेंट से $35 का आप बीच का डिफरेंस देख सकते हैं और इसके बारे में भी हम लोग ऑलरेडी टेक्निकल सेशन कर चुके हैं लिस्क इकोसिस्टम वाज द फर्स्ट वन जो डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक लेके आया था बट ड्यू टू सम प्रोग्रामिंग इश्यूज वो अभी तक अपना एसडीके जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट किट होती है जो प्लग एंड प्ले सिस्टम पे होता है वो अभी तक लॉन्च नहीं कर सके इथेरियम बाय सेल्फ वी आर ऑन इथेरियम हमारा जेडएफएल टोकन भी इथेरियम पे है तो इथेरियम के साथ जो उसके दूसरे कंसेंसस और इसके प्रोग्राम्स है उसका हम पार्ट भी हैं
रेडन को हमने डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंज में यूज़ करना था, बट नाउ दे आर मच मोर फास्टर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस, और इसके लिए जो है वो हम अब रेडन को यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हैं। रेडन जो है वो बाय इटसेल्फ एक स्केलेबिलिटी का प्लेटफ़ॉर्म था, जो कि साइड चेन का कॉन्सेप्ट पेश करता है। बाय द वे साइड चेन का पहला कॉन्सेप्ट पेश करने वाले जो थे या देने वाले जो थे वो ही लिस्क इकोसिस्टम वाले ही थे, डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक एंड साइड चेन। साइड चेन इज़ आई कैन से द सर्वर्स ऑफ द सर्वर। आपका एक मेन नेट है, मेन नेट से डिस्ट्रीब्यूट होके डाटा जा रहा है, और इसी को फोकस किया था इनिशियली इथेरियम ने शार्डिंग के लिए, ठीक है? और वही शार्डिंग को उन्होंने पोस्टपोन किया और वो प्रूफ ऑफ स्टेक का इथेरियम 2.0 लेकर आए। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क विद डेलीगेटेड प्रूफ ऑफ स्टेक, दैट वाज द लिस्ट। तो ये एक थोड़े से कि हम ये इन पार्टनरशिप्स का जो फ़ायदा है, जो बेनिफिट है, वो एक इकोसिस्टम को ये बहुत सारे होते हैं। उसके अंदर जो है वो आपको एक कम्युनिटी बेस्ड पार्टनरशिप मिलती है। इसके अलावा जो है वो कुछ टेक्निकल एनालिसिस को फुलफिल करने के लिए पार्टनरशिप होती है, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि जो हम आउट ऑफ द इकोसिस्टम जाके डिस्कस करते हैं। यानी उनकी कोई प्रॉब्लम्स हैं, उनको टेक्निकल एडवाइज़री दे के सॉर्ट आउट करते हैं। हमें कोई प्रॉब्लम्स फेस हो रही हैं, तो उनके डेवलपर्स हमारे साथ सॉर्ट आउट करते हैं। तो दीज़ आर द थिंग्स, सो दीज़ आर वन ऑफ द बेनिफिशियल पार्टनरशिप वी हैव राइट नाउ टिल नाउ। और करंटली जो है हमारे और भी चीज़ें चल रही हैं और डिस्कशन चल रहे हैं। तो हम जो है वो एक फर्दर नेक्स्ट स्टेज ऑफ जो मैच्योरिटी लेवल है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का, हम उस तरफ जा रहे हैं, जिसको हम लोग आम फैम में और या फिर कॉमनली 3.0 कहते हैं, जो वेब 3.0 के एलिमेंट्स हैं। तो ये एक छोटा-सा पार्टनरशिप का आज हमने सोचा था कि टेक्निकल एनालिसिस बताएँगे। इसके बाद जो है, जो लास्ट बट नॉट लीस्ट जो मैं शेयर करना चाहूँगा, वो इस वक़्त आप सब लोग एक देख रहे होंगे, एक मार्केट में करेक्शन है, एंड व्हिच इज़ अ वेरी डीप करेक्शन एक्चुअली। अगर देखा जाए बहुत डीप करेक्शन है, और बहुत सारे लोग शायद नए आए हों, तो उनके लिए, और ये भी कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, मैं दोबारा क्लियर कर रहा हूँ, इट इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस, इट इज़ ओनली आई एम प्रेजेंटिंग द टेक्निकल एनालिसिस फॉर द लास्ट 11 ईयर्स, मतलब अप्रॉक्सिमेटली 11 ईयर्स में जो बीटीसी के साथ करेक्शंस हुए हैं, मैं उसका बता रहा हूँ आपको। मगर हम इतना डिटेल में नहीं जाएँगे, मैं लास्ट 5 ईयर्स का आपको बता देता हूँ। 2017 से अगर हम शुरू करते हैं, ठीक है? तो जून 2017 में जो करेक्शन आया था वो 3025 से 1837 पे गया था, और दैट वाज़ -39%, ठीक है? दैट वाज़ अ वेरी बिग जंप जो इसके बाद आई थी, वो थी सितंबर 2017 से में हुई थी, और इट वाज़ अ टाइम पीरियड ऑफ ओनली एंड ओनली 13 डेज़। 13 डेज़ में 5014 से 2951, दैट वाज़ 41% लेस। मगर इसके पास जो बाउंस बैक है, जो मैं पहले एग्ज़ाम्पल भी दे रहा था कि बाउंस बैक जो हुआ था, ठीक है? बाउंस बैक होना बहुत ज़रूरी है। अब इसके बाद बहुत सारे जो जो वो थे, इन्वेस्टर्स थे, इनको हम ट्रेडर्स भी कह सकते हैं, कंट्रीब्यूटर्स भी कह सकते हैं, जो क्रिप्टो कम्युनिटी के थे, वो इस रीज़न की वजह से वो सेल आउट करके निकल गए। बट द बाउंस बैक वाज़ मोर दैन द फॉल, इट वाज़ 43%। जो सॉरी, इट वाज़ 70%। तो 70% अप्रॉक्सिमेटली, अगर -41% का जो है वो करेक्शन था, तो बाउंस बैक वाज़ 70%। तो इट वाज़ द डिफरेंस ऑफ मोर दैन, अगर हम पूरा क्युमुलेटिव वैल्यू में देखें, तो मोर दैन 60% का एक डिफरेंस आया था, जो कि फॉल के बाद बाउंस बैक हुआ था। इसके बाद जो है वो लेट्स से दिसंबर 2017 से लेके दिसंबर 2018, दैट वाज़ 363 डेज़, 19,783, and it was approximately with premium 20,500 at that moment। इस वक्त इस टाइम पे हम लोग बहुत ज्यादा मार्केट के साथ इन्वॉल्व भी थे, ठीक है? तो 363 डेज लगे थे 19,783 से। बिटकॉइन लो गया था 3,122। इट वाज अप्रोक्सीमेटली 84% फॉल, यानी कि जो मार्केट नीचे गई थी वो 84%, फ्रॉम 19,783 टू 3,122। तो 84% का जो है, यानी एसिड अगर किसी ने $100 इन्वेस्ट किए हुए थे, तो वो $16 हो गए थे सिर्फ। और इसी में बहुत सारे अगेन ट्रेडर्स बाहर आ गए थे, और उसके बाद जो है वो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स आना ग्रेजुअली शुरू हो गए थे। देन व्हाट वाज द बाउंस बैक? इट वाज मोर देन 6 to 7 times bounce back, 534%, with a cumulative value of more than 6 to 7 times approximately, अगर देखा जाए from 3,122 के हिसाब से। तो फॉल वाज 84% and the bounce back 534%।
अगेन 2021 में ही जो है वो जनवरी में ये हुआ था, एंड दैट वाज अ पीरियड ऑफ 13 डेज। 41,962 से 28,845 पे जो है वो बिटकॉइन का करेक्शन हुआ। एंड दीज करेक्शंस आर वेरी हेल्दी, एक्चुअली बहुत हेल्दी होते हैं ये, क्योंकि आप देख सकते हैं कि जितने भी करेक्शंस हुए हैं, हम लास्ट 5 इयर्स की एग्जांपल ले रहे हैं, उनके बाउंस बैक उनसे डबल हैं एक्चुअली अगर देखा जाए, और समटाइम्स इट वाज मोर देन 6 और 7 टाइम्स, जो कि स्पेशली 2017 और 2018 का हम टाइम फ्रेम अगर देखें तो in this year, January 2021, 41,962 to 28,845, that was a 31% fall. Okay, and the bounce back हम सबके सामने है. It went back to 63,000. Okay, and it was 45%. Again, जो अप्रैल का मंथ गया है और जो मई का चल रहा है 35 डेज में 64,802 से अभी जो हमने लास्ट फ्यू डेज में देखा है, जो कि ये करेक्शन शुरू हो चुका है, वो जो लोएस्ट गया है वो 30,202। सो इट इज अगेन 53%। यहाँ जो 115% है, ये कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस नहीं है, ये एक करेक्शन मॉड्यूल को देखते हुए हम लोगों के एक ग्रुप ने एनालिसिस किया था कि मे बी द बाउंस बैक विल बी approximately more than 100% or we can say 115%, but still the correction is going on. Okay, we don't know कि how much time it will take because चाइना ने जो है वो बहुत ही बड़े पैमाने पे क्रैकडाउन शुरू किया हुआ है, और इट इज नॉट द फर्स्ट टाइम। 2017 में भी हम देख चुके हैं, 18 में भी देख चुके हैं, और उसके बाद जो है 2020 में भी थोड़ा बहुत देख चुके हैं। द रीजन बिहाइंड इज कि यहाँ पे जब ये क्रैकडाउन होते हैं तो अच्छे और बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स इंक्लूडिंग द गवर्नमेंट्स जो है वो इस डिप को, जो फॉल है या डिप है, उसको परचेज करती हैं, और उसके बाद जो है वो अभी 30,000 पे अगर कोई भी लेगा और 60,000 पे अगर चला जाएगा तो इट इज डबल ऑफ योर इन्वेस्टमेंट। So these guys, they are investing billions of dollars. Okay, so $1 billion की इन्वेस्टमेंट अगर नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में $2 billion हो जाती है, तो इतना हैंडसम अमाउंट और परसेंटेज कोई भी बैंक या दुनिया का कोई भी बिजनेस नहीं दे सकता है। So this is the criteria of these institutional investors as well as the governments, because they invest heavily in the dips, और वो स्टॉक मार्केट हो या ये मार्केट हो, ईच मार्केट इज द सेम, और इसी तरीके से जो वो मैनिपुलेट की जाती है प्राइसिंग को। बट टेक्निकली जो हम क्योंकि हम फंडामेंटल पे इतना बिलीव नहीं करते हैं, टेक्निकली अगर देखा जाए तो करेक्शंस आर वेरी हेल्दी। सिर्फ एक चीज को बढ़ना नहीं होता है, एज पर द न्यूटन्स लॉ, जो चीज ऊपर जाती है वो नीचे भी आती है, और नीचे आके अगर वो बाउंस बैक ज्यादा तेजी से करे तो ऊपर जाके उतनी तेजी से नीचे भी आती है। तो दीज आर सम ऑफ द कॉमन लाइफ फंडामेंटल्स, हमको उसको फॉलो करना चाहिए, और ये हमने जो है सिर्फ पेश किए टेक्निकल एनालिसिस। अगेन इट इज नॉट एन इन्वेस्टमेंट एडवाइस। तो किसी का कोई भी क्वेश्चन या क्यूरी हो तो देन दे कैन आस्क एंड वी विल ट्राई आवर लेवल बेस्ट टू रिप्लाई इट अकॉर्डिंगली। चैटिंग के थ्रू जो है वो आप हमें भेज सकते हैं, एंड आई विल बी हियर टू रिप्लाई। थैंक यू वेरी मच। आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द जेड एक्सचेंज। थैंक यू, टेक केयर।